आइए क्वेश्चन नंबर 6 में हम कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th अकाउंटिंग इक्वेशन। हमने क्वेश्चन 5 तक कर लिया था, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 काफी अच्छा है। यहाँ क्लास में किसी का हुआ क्वेश्चन 6 और आंसर आ गया, नीचे जो आंसर दिया हुआ है उससे मैच हो गया, एक का हो गया, और कोई और किसी का नहीं हुआ है। चलिए अभी करते हैं इसको। जिसका फॉर्मेट गलत था आप लोग फॉर्मेट दोबारा से बना लो, उसको काट दो पूरा। अगर समझ में नहीं आया पूरा कट कर दो और दोबारा फॉर्मेट बनाओ एक बार मेरे साथ साथ। फॉर्मेट दोबारा बना के रखेंगे। और जिसका हो गया है आप क्वेश्चन 7 स्टार्ट कर दो जब तक मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ। उसके बाद तुम लोग भी लिखना बंद करोगे जिसका हो गया है। अकाउंटिंग इक्वेशन हेडिंग बनेगी यहाँ पे सीरियल नंबर ट्रांजैक्शंस और यहाँ पे बनेगा आपका एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। हर एक ट्रांजैक्शन का डबल इम्पैक्ट होता है। हमने लास्ट क्लास में और एक बार समझ लिया था जो बैकअप क्लास थी कि उसमें एसेट लायबिलिटी कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू का क्या मतलब होता है। ठीक है, एसेट लायबिलिटी कैपिटल एक्सपेंस रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब इससे करते हैं अपन स्टार्ट और समझना क्या हो रहा है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000 क्या मतलब हो रहा है। ओनर ने बिजनेस पे क्या लगाया, ₹70,000 इन्वेस्ट किया है। तो ये ₹70,000 बिजनेस के पास आ रहा है। कहाँ से आ रहा है ये ₹70,000? ओनर ने लगाया, और जो ओनर बिजनेस पे पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ सीरियल नंबर में पहले लिखोगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। इसमें दो इम्पैक्ट क्या क्या हो रहा है, दो इफेक्ट क्या क्या हो रहा है इसमें। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000 में दो इफेक्ट हो रहा है। एक तो बिजनेस के पास कैश आ रहा है, तो बिजनेस पे क्या बनेगा, बिजनेस पे क्या बनेगा बच्चे, एक कैश का कॉलम बनेगा। कितना रुपया आया बिजनेस के पास कैश, ₹70,000। कहाँ से आया 70,000, ये ओनर ने लगाया। और ओनर जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो ये मेरा इक्वेशन बन गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सही है ये। प्रेजेंटेशन में ध्यान देना। दूसरा पॉइंट, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ₹18,000। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ₹18,000। क्रेडिट परचेज्ड ऑफ गुड्स ₹18,000। हमने ₹18,000 का गुड्स क्रेडिट में परचेज किया। इसका हिंदी में मतलब समझ में आ रहा है कि हमने गुड्स कितने का परचेज किया है, ₹18,000 का गुड्स हम क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं। तो रमित क्या क्या हो रहा है, रमित नहीं विनीत, हाँ, गुड्स आ रहा है और कैश जा रहा है। एक बच्चे का कहना है सर गुड्स हमारे पास आया और हमारे बिजनेस से कैश गया। अर्पित क्या क्या हो रहा है, उधार में लिए तो कैश कहां से जाएगा। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट या क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज का मतलब क्या होता है, क्रेडिट परचेज मतलब कि हमने उधार में परचेज किया। क्वेश्चन साफ साफ बोल दिया क्रेडिट परचेज।
मतलब हमने गुड्स को किस में परचेज किया है बच्चे? उधार में, क्रेडिट में परचेज किया है। तो हमारे पास जो गुड्स आएगा, जो स्टॉक आएगा, वो स्टॉक हमारे लिए क्या है? स्टॉक हमारे लिए क्या है बच्चे? एसेट है। तो देखिए ये एसेट साइड में एक कॉलम बनाया है स्टॉक का 18,000 रुपीज। अगर मेरे पास स्टॉक आया तो एक चांसेस है मेरे से कैश जाएगा। अगर कैश जाता तो मैं कैश को माइनस कर देता। बट क्या इस क्वेश्चन में कैश जा रहा है क्या? तो क्या हो रहा है? लाइबिलिटी हमने क्रेडिट में परचेज किया। मैं एक शॉप से जाके एक सामान तो परचेज कर लिया, बट क्या बोला उसको कि मैं पेमेंट बाद में करूंगा। सामने वाला भी एग्री हो गया, बोला ठीक है भैया लेके चल दो, पेमेंट बाद में कर देना। तो मेरे लिए क्या हो गया? बिजनेस के लिए क्या हो गया? देखिए ये एक बिजनेसमैन, एक बिजनेस, ये जाता है रायपुर और रायपुर से कुछ 18,000 रुपीज का गुड्स परचेज करके आ जाता है। तो बिजनेस पे क्या हुआ बच्चे? बिजनेस पे स्टॉक आया। क्या उसने रायपुर वाले पार्टी को कैश में पेमेंट किया क्या? किस में परचेज किया उसने? क्रेडिट में, उधार में परचेज किया। तो ये बिजनेस के लिए क्या होगा? एक टेंशन बन जाएगी कि मुझे रायपुर वाले पार्टी को 18,000 रुपीज देना है, कल देना है, 2 महीने बाद देना है, एक हफ्ते बाद देना है। तो जिस पर्सन से आप क्रेडिट में परचेज करते हो उसको क्या बोला जाता है? क्रेडिटर। उसको क्या बोला जाता है? क्रेडिटर्स। ठीक है, और क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या है बच्चे? लाइबिलिटी है। तो यहां मैं लाइबिलिटी साइड एक कॉलम बनाऊंगा, क्या चीज का? क्रेडिटर्स का। कितने रुपए का? 18,000 रुपीज मुझे उसको पे करना है। अब इसको यहां पे मैं क्लोज करूंगा और अब मेरा एक न्यू इक्वेशन बनेगा। यहाँ प्रेजेंटेशन में ध्यान दीजिए, सेकंड पॉइंट नहीं आया तो समझेंगे उसको बाद में, बट अभी प्रेजेंटेशन में ध्यान दीजिए। मेरे पास कैश कितने का है बच्चे? इशिका कैश कितने का है मेरे पास? 70,000। तो मैं यहाँ पे 70,000 लिखूंगा। मेरे पास स्टॉक कितने का है बच्चे? 18,000 रुपीज का। तो ये ऐसा आएगा। मेरे पास क्रेडिटर कितने का है? 18,000। और कैपिटल कितने का है? 70,000। प्रेजेंटेशन समझ में आया? थोड़ा सा आया अभी प्रेजेंटेशन? हर एक कॉलम का कैश का टोटल कितना, स्टॉक का टोटल कितना, डेटर का कितना, क्रेडिटर का कितना, बैंक बैलेंस कितना, इस तरीके से आपको टोटल करना है यहां पे भी। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट परचेज वाले में किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई भी दिक्कत? स्पेशली तुम तीनों को जो बाद में ज्वाइन किए हो, दिक्कत तुम लोग को समझ में आया क्रेडिट परचेज में क्या हो रहा है? तीसरा पॉइंट यहाँ पे, तीसरा पॉइंट बोल रहा है, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ₹17,500। बहुत अच्छा पॉइंट है, स्टार लगाइए इसको, एग्जाम में बहुत आता है ये। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट। हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया फुल सेटलमेंट में। इसमें इसका मतलब क्या हो रहा है मन्नत? हम्म, पूरा पे नहीं किया इसलिए 17,500 माइनस होगा। हाँ हरमन, क्या होगा? ये सर बोलते हैं यार, क्या होगा इसमें? कितना माइनस होगा लाइबिलिटी से? 17,500 माइनस होगा। एसेट में से, कैश में से माइनस हो जाएगा कितना? 17। अब इसको बहुत अच्छे से समझना बच्चे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें पूरा कंसंट्रेशन रखिए। आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। देखिए ये आपका बिजनेस है, आप लोग सोचिए कि ये आपका बिजनेस है और यहाँ पे आपका एक अकाउंटेंट है। ठीक है, आपने इस पर्सन से कुछ गुड्स क्रेडिट में परचेज करके लेके आया। कितने रुपए का परचेज करके लेके आया गुड्स? 18,000 रुपीज का क्या लेके आया बिजनेस ने?
गुड्स लेके आया, किस में लेके आया उसने, क्रेडिट में। अब ये पेमेंट करेगा 1 महीने के बाद, आफ्टर 1 मंथ। आफ्टर 1 मंथ ये जब पेमेंट करने के लिए जा रहा है, इधर ध्यान दो, क्या नाम है, अरम, ठीक है। आफ्टर 1 मंथ वो पेमेंट करने के लिए जा रहा है, तो इसके पास 2-3 ऑप्शन है। देखिए इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके पास क्या है बच्चे, इसके पास स्टॉक आ गया 18,000 रुपीज से, इसके पास कुछ कैश था, और लाइबिलिटी साइड इसका एक क्रेडिटर आ गया था 18,000 रुपीज। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको कि ये स्टॉक और क्रेडिटर कहाँ से आया? क्रेडिटर मतलब ये वो पर्सन है जिसको मुझे 18,000 रुपीज देना है। मैंने सपोज अर्पित से कुछ सामान परचेज करके आया 18,000। अब मैं बोलूंगा भाई अर्पित मेरे स्टूडेंट हो, मेरे को गुड्स क्रेडिट में दे दो, मेरे को तुम जानते हो सारी चीजें। तो अर्पित एग्री हो जाएगा, बोलेगा ठीक है सर मैं आपको जानता हूं, इसलिए मैं आपको 18,000 रुपए का गुड्स क्रेडिट में सेल कर रहा हूं। क्लियर हुआ? अब मैं उसको पेमेंट करने के लिए जाऊंगा आफ्टर 1 मंथ, तो मेरे पास पहला ऑप्शन, ऑप्शन ये पहला कि मैं उसको पूरा 18,000 रुपीज कैश में देके आ जाऊं। जब मैं उसको पूरा 18,000 कैश में देके आऊंगा तब क्या होगा बच्चे, मेरी लाइबिलिटी पूरी की पूरी कम हो जाएगी, पेमेंट मेड, और क्या होगा, मेरा कैश भी कम हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत इस फर्स्ट ऑप्शन में? मैंने अर्पित के दुकान गया और अर्पित को बोला भाई तेरे को कितना रुपया देना था मेरे को, बोलेगा सर 18,000। मैं बोलूंगा ये लो ये 18,000 रुपीज पूरा का पूरा, ये 18,000 रुपीज है, ये 18,000 पकड़ो। तो मेरे बिजनेस पे क्या क्या इंपैक्ट हो रहा है? मेरे बिजनेस पे क्या होगा, एक तो कैश आउटफ्लो होगा, और किसको दिया मैंने, क्रेडिटर को दिया, बात खत्म हो गई। समझ में आया? बहुत अच्छा पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट देखना इसमें क्या बोल रहा है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर रुपीज 16,000। हमने कितना रुपया पेमेंट किया, 16। फर्स्ट ऑप्शन समझ में आया? अगर आप पूरा का पूरा 18,000 पे करके आ गए, बताइए मुझे अर्पित को कितना रुपया पेमेंट करना है, इस पर्सन को मुझे कितना रुपया पेमेंट करना है, 18,000। सेकेंड केस बोला गया पेमेंट मेड टू क्रेडिटर रुपीज 16,000। मैंने कितना पेमेंट करके आया उसको, कितना पेमेंट करना था मुझे अर्पित को, 18 में कितना पेमेंट करके आ रहा हूं, 16। इसका मतलब क्या ये है कि उसने 2,000 रुपए का मेरे को डिस्काउंट दे दिया, या मेरे को फायदा हो रहा है? अगर मैं 16,000 पे करके आऊंगा तो बताइए मेरा क्रेडिटर कितने से कम होगा, 16,000 से कम होगा कि 18,000 से कम होगा? मुझे अर्पित को, देखिए भाई मुझे अर्पित को 18,000 पे करना है, बट मेरे पॉकेट पे 1 महीने के बाद 18,000 नहीं है, मेरे को अरेंज हुआ सिर्फ 16,000। मैं अर्पित के पास जा रहा हूं और ये 16,000 रुपए मैंने उसको पे कर दिया। अब बताइए मेरी लायबिलिटी कितने से कम होगी, मुझे उसको 18 देना था बट मैंने सिर्फ 16 दिया है, 16,000, और बाकी का 2,000 का क्या होगा फिर, बाद में पे करेंगे, लायबिलिटी रहेगी। भाई सिंपल सी बात है ना। अब जैसे हम बोले कि हमारी फीस 15,000 है, आप लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 4,000 पे कर दिए, 5,000 पे कर दिए, तो 10,000 की लायबिलिटी आप लोग की और है ना, कि भाई मुझे साई कोचिंग को पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सेम विथ यहाँ, यहाँ क्या हो रहा है बच्चे कि मैंने अर्पित को कितना पेमेंट किया, 16,000, तो मैं मेरा क्रेडिटर कितना कम होगा, 16,000 से। कहीं कोई दिक्कत? और कैश कितना कम होगा, 16,000। कहीं कोई दिक्कत? इजी पॉइंट एकदम। इस चीज को मैं फिर से लिख रहा हूं तीसरे केस के लिए। मेरे पास स्टॉक है 18,000 का, और मेरे पास क्रेडिटर है कितने का, 18,000। क्रेडिटर 18,000 का मतलब क्या होता रहा है जितिशा, 18,000 क्रेडिटर का मतलब बिजनेस को 18,000 रुपीज इस पर्सन को पे करना है। समझ में आया? अब मैं अर्पित के दुकान में जा रहा हूं आफ्टर 1 मंथ,
और अर्पित को बोलूंगा भाई तेरे को पेमेंट करना है। बताइए क्या मैं पेमेंट कर लूंगा पूरा का पूरा? क्या राइट है मेरा? लगाइए, बताइए। क्या आपको लगता है कि सर जाएंगे और 18,000 रुपीज बोलेंगे यार अर्पित मैंने तेरे से परचेज किया था, ये ले 18,000 रुपये पूरा कैश? हम्म? बताओ। और क्या मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं इस ये ऐसा स्टेटमेंट कि मैं आप लोगों का टीचर, आप लोगों की शॉप से मैंने कुछ परचेज किया, मैं 1 महीने बाद पेमेंट करने जा रहा हूँ, तो क्या मैं पूरा पूरा पेमेंट करके आ जाऊंगा? हाँ, क्या बोल रहे हो? बार्गेनिंग? मैं बोलूंगा यार मेरे अच्छे स्टूडेंट तुम लोग, देखो मैं तुम लोग को कितने टाइम से पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग फ्यूचर में भी मेरे से पढ़ोगे। एक समझना, मैं एक कहानी बना रहा हूँ, तो तुम लोग मेरे को डिस्काउंट तो दो। अब मैं तुम लोग को पेमेंट करने जा रहा हूं, अब मैं क्या बोलूंगा? भाई डिस्काउंट कितना दे रहे हो? समझ में आया? तो मैंने देखिए सामने वाले ने बोला ठीक है सर आप अपनी अपनी जगह टीचर हो, वो एक अलग बात है, मैं बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे पाऊंगा, 500 रुपीज का डिस्काउंट दे देता हूँ। आप इतना बोल रहे हो इसलिए 500 रुपए, मेरा मार्जिन कुछ नहीं रखा था आपको सेल करने में, कुछ भी मार्जिन नहीं है, 500 रुपए की मार्जिन रखा था, अगर आपको उसको भी पे नहीं करना है तो मत करो, 500 रुपए डिस्काउंट दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, पेमेंट made to creditor rupees 17,500 in full settlement, in full settlement, इन फुल सेटलमेंट। आप लोग इस वर्ड पे ध्यान नहीं दिए। इन फुल सेटलमेंट, हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया इन फुल सेटलमेंट, 17,500 इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब क्या हो रहा है? मुझे उसको कितना रुपए पेमेंट करना था? 18,000, बट कितना रुपया पेमेंट किया मैंने? 17,500 इन फुल सेटलमेंट, मतलब उसका और मेरा पूरा सेटलमेंट हो गया। अगर आप लोग जो बोल रहे थे, आप लोग क्या बोल रहे थे? सर इसमें से 17,500 हम माइनस करेंगे क्रेडिटर को, और मेरा कैश भी कितने से माइनस होगा? 17,500। ठीक है, कैश आपका 17,500 से, बट क्रेडिटर देखिए आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में अभी भी 500 रुपए दिखाएगा कि आपको अपने क्रेडिटर को 500 रुपए पे करना है। क्या एक्चुअल में पे करना है क्रेडिटर को मुझे 500 रुपए? क्यों? क्योंकि मेरे को डिस्काउंट मिल गया, फुल सेटलमेंट हो गया। तो क्रेडिटर कम कितने से होगा? 17,500 से कम होगा कि 18,000 से कम होगा? 18,000 से। अब यहां पे देखना क्या हो रहा है, क्रेडिटर मेरा खत्म कितने से हो रहा है? 17,500 की 18,000, 18,000 से। मेरा कैश कितना जा रहा है? कैश 18 जा रहा है कि 17,500 जा रहा है? 17,500। बताइए इस ट्रांजेक्शन में मेरे को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? 500 रुपए का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा? वो जाएगा कैपिटल में, 500 रुपए का प्रॉफिट ये होगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है कि नहीं, ये तीसरे पॉइंट में यहाँ पे देखिए, क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है? लेफ्ट हैंड साइड कितना है? 17,500 है। और राइट हैंड साइड कितना है? 18,000 माइनस और प्लस 500। तो राइट हैंड साइड भी कितना है? -17,500। और लेफ्ट हैंड साइड भी कितना है? -17,500। इक्वल है ये? इन फुल सेटलमेंट। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोले, इसी में क्वेश्चन बोलता पेमेंट मेड टू क्रेडिटर ₹17,500, क्वेश्चन में ना फुल सेटलमेंट बोला ना डिस्काउंट बोला, तब क्या मानोगे आप? डिस्काउंट मानोगे उसको? बिल्कुल नहीं मानोगे। 500 रुपए की लाइबिलिटी शो होगी वहां पे। अब इसको फेयरली कैसे लिखोगे देखो, मैं सम बताता हूं। इसमें क्या हो रहा है? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर ₹17,500। तो क्या क्या हो रहा है इसमें? इसमें क्या क्या हो रहा है इशिका बताइए। अब मैं इसमें कहाँ पे क्या क्या लिखूं? दिमाग लगाओ, गलत है सही है वो अलग मैटर है, दिमाग लगाइए और कहाँ कहाँ पे कितना कितना रुपए लिखूंगा। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर
एसेट साइड कहाँ पे? अब एसेट साइड दो हो गया है, कैश भी हो गया, स्टॉक भी हो गया। स्टॉक में क्यों, क्या हमारे पास गुड्स आ रहा है या गुड्स आ रहा है? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, हिंदी में समझिए इसको, क्या मेरे से गुड्स आ जा रहा है क्या कुछ भी? कैश में से क्या होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, क्यों? क्योंकि हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, कैश, बिजनेस से कैश आउटफ्लो हो रहा है। कितना रुपए जा रहा है बच्चे? 17,500। तो मैं 17,000 मेरा कैश आउटफ्लो हुआ, तो मैंने कैश को माइनस कर दिया। दूसरा इंपैक्ट क्या हो रहा है? दूसरा इंपैक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, उसको बताने दो। हाँ, लाइबिलिटी साइड क्या, लाइबिलिटी साइड अलग अलग कॉलम है। 18,000 क्रेडिटर को कितने से माइनस करूं? क्रेडिटर को कितने से माइनस करूं? 18,000। क्यों? क्रेडिटर मेरा 18,000 माइनस होगा क्योंकि मैंने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया है इन फुल सेटलमेंट। अब उसका मेरा कोई हिसाब किताब नहीं है, ठीक है। और प्रॉफिट होगा तो वो क्या होगा, कैपिटल में जाके ऐड होगा। तो ये कैपिटल में जाके ये 500 रुपए को अब मैं प्लस कर दूंगा। अब प्रेजेंटेशन और ध्यान देना, यहाँ पे जिसको नहीं बना है प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए। मेरे पास कैश कितना बच जाएगा बच्चे, 70 माइनस 17,500। जिसका बना लियो बताइए, 70 माइनस 17,500 कितना बचेगा? 52,500 का कैश है। स्टॉक कितने का बचा मेरे पास? 18,000 का स्टॉक है। क्रेडिटर्स कितने का है? नील, क्रेडिटर खत्म हो गया, पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया। और कैपिटल कितने का है मेरे पास? 70,500। जिसका ये तीनों में गलती है, इस चीज को सही करो, जल्दी करो, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा लिखने का। इसको जल्दी से सही करिए, जिसका तीसरा पॉइंट या तीनों पॉइंट गलत है। एक एक करके बनाते रहो, फिर फोर्थ और फिफ्थ में आएंगे, ठीक है। जिसका 6 हो गया 7 बनाओगे, 7 हो गया 8 बनाओगे। अभी लाइन से बनाते जाओ पूरा। हो गया? चलिए फोर्थ पॉइंट, अब लिखना बंद करिए। हो गया, ठीक है, नहीं हुआ बाद में लिखना। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है? परचेज मशीन फॉर कैश, परचेज मशीन फॉर कैश, परचेज मशीन फॉर कैश ₹20,000। मिलन बताइए क्या क्या हो रहा है बच्चे इसमें? हमने एक मशीन परचेज किया 20,000 रुपए का कैश में, इसमें क्या क्या हो रहा है मिलन? हाँ, पैसा जा रहा है, पहला इंपैक्ट पैसा गया। और दूसरा, दूसरा इंपैक्ट क्या हो रहा है? पहला तो पैसा जा रहा है, मतलब कैश को माइनस कर दोगे, ठीक है। मशीन मिल रही है, और मशीन हमारे लिए क्या है? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस। क्या है? एसेट है। तो लिखोगे कैसे इसको? आपका कैश कितने से माइनस होगा? 20,000 से ही आपका कैश माइनस होगा, तो ये मैंने माइनस कर दिया। दूसरा इंपैक्ट क्या हो रहा है बच्चे? हमारे पास मशीन आ रही है, और मशीन क्या होता है हमारे लिए? एक एसेट होता है। तो आप एसेट साइड एक कॉलम बनाओगे, क्या नाम से? मशीनरी या मशीन। कितने कितने रुपए का मशीन आ रहा है बच्चे? 20,000 रुपीज का ये मेरे पास मशीन आया। तो ये आपका एसेट बन गया। अब इसको अपन क्लोज कर देंगे, तो ये एक नया इक्वेशन बन जाएगा। जितिशा बताइए इसमें नया न्यू इक्वेशन में क्या क्या आएगा? न्यू इक्वेशन में क्या क्या आएगा? न्यू इक्वेशन में क्या क्या लग रहा है, क्या क्या करेंगे? करेक्ट भाई, इसको देखो ना, यहाँ पे 52,500 में कितना माइनस हुआ? 20। तो कितना बचा? 32,500 मेरे पास कैश हो गया। मेरे पास स्टॉक कितने का बचा है? ये वाला आइटम कितना है? 18,000। मेरे पास मशीन कितने का बचा है? 20,000 का मशीन। मेरे पास क्या कोई लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी मेरा कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? नील। कैपिटल में भी कुछ प्लस माइनस नहीं हुआ, तो कितना हो जाएगा?
70,500, ये सब लाइन को रब कर दो भैया। आपको अब ऐसे देखना है कि इसमें क्या ये एक कॉलम है आपका, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है और ये एक कॉलम है। न्यू इक्वेशन में क्या क्या आएगा? तो 18,000 कहां से माइनस हो रहा था भाई? क्यों? इसमें एक चीज एक बार नहीं बताया, अभी तीसरी चौथी बार हो गया, अभी फिर समझाता हूं, फिर इसको देखना। अब ये फिफ्थ पॉइंट पहले लिखो यार, नहीं तो तुम लोग प्रेजेंटेशन में दिक्कत होगा। अगर थर्ड पॉइंट तक लिख लियो तो फोर्थ लिखो, थर्ड नहीं लिखे हो तो थर्ड पे आओ और लिखो इसको। प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, और कुछ रॉकेट साइंस तो है ही नहीं इसमें, टेक्निकल चीज। फोर्थ लिख लीजिए जिसका नहीं हुआ है और न्यू इक्वेशन बनाओ। हो गया? परचेज मशीन फॉर कैश ₹20,000। इसमें क्या क्या हो रहा है? आपका कैश माइनस हो रहा है और एक मशीन बन रही है। लिख लिए? अब आइए यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। ये फिर नया पॉइंट मिला आपको, इसमें भी स्टार लगाइए, नया पॉइंट है। डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी ₹2,000। अब क्या हो रहा है इसका मतलब, और इसको समझिए। डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी ₹2,000। देखिए भाई, हमारे यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एसी लगा हुआ है, ठीक है। एसी, सपोज एसी है 50,000 रुपीज की, ये मेरा एक एसेट बन गया। अब मैं उसको पूरे साल यूज करूंगा तो भी क्या मेरी एसी की वैल्यू 50,000 रुपए ही रहेगी क्या? आप लोग के पास एक टू व्हीलर है जिसका प्राइस 50,000 रुपीज है, मैडम घर जा रही थी और गाड़ी को गिरा दी, ठीक है। अभी भी उसकी वैल्यू 50,000 ही होगी कि वैल्यू उसकी डाउन हो जाएगी? आप कंटिन्यूअसली एसेट को यूज करोगे, एसेट को यूज करने से क्या होगा? उसकी वैल्यू डाउन होते जाती। इवन आप एसेट को यूज भी नहीं करोगे। हमने एसी आई यहाँ पे इंस्टॉल करा दिया और हमने इसको कोई यूज नहीं किया, बताइए एसी की वैल्यू 50,000 ही रहेगी कि कुछ कम होते जाएगी? क्यों? क्योंकि वो सेकेंड हैंड हो गया। मतलब आप एसेट को लेके आ गए, हमने ये फर्नीचर परचेज किया 20,000 रुपए का, ठीक है। अब हम इसको यूज कर रहे हैं, तब क्या होगा? इस फर्नीचर की वैल्यू कम होते जाएगी। एसेट की वैल्यू क्या होती है? कम होते जाती है। बट कुछ कुछ एसेट होती है जिसकी वैल्यू बढ़ती भी है, अप्रिशिएट भी होती है, जैसे कि लैंड की वैल्यू हो गई, कुछ बहुत ज्यादा एंटीक आइटम जो हो गया, समझ रहे हो, जो पुराने आइटम हो गए उसकी वैल्यू बढ़ने लग जाती है, गोल्ड की वैल्यू बढ़ने लग जाती है। तो कुछ कुछ आइटम की वैल्यू जरूर बढ़ती है। बट एसेट में क्या होता है? एसेट की वैल्यू कम हो रही है। जब एसेट की वैल्यू कम होती है, इसको इंग्लिश और अकाउंटिंग टर्म में बोला क्या जाता है? डेप्रीशिएशन। समझ में आ रहा है? डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। इसके ऊपर प्रॉपर एक चैप्टर है, डेप्रीशिएशन का एक चैप्टर अलग से है। डेप्रीशिएशन मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टीयर, यूजेस, एफ्लिक्स ऑफ टाइम और ऑब्सोलेसेंस। उसकी वैल्यू डाउन क्यों होती है? क्योंकि हम उसको यूज करते हैं। एफ्लिक्स ऑफ टाइम मतलब जैसे जैसे टाइम निकलते जाता है वैसे वैसे एसेट्स की वैल्यू डाउन होते जाती है। बुक के टॉप ऑफ द पेज में लिखिए डेप्रीशिएशन, कॉमा डैश डाल के वहां पे लिखिए फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। डेप्रिशिएशन मतलब डेप्रिशिएशन लिखिए और उसके आगे लिखिए फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। डेप्रिशिएशन मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। कोई भी एसेट देख लो, आप लोग के घर में जो भी एसेट होगी, हर एक एसेट की वैल्यू क्या हो रही होगी बच्चे? कम हो रही होगी। बट कुछ कुछ एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। जिस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी उसको उसको क्या बोलोगे? उसको क्या बोलोगे? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट मतलब डेप्रिशिएशन, एप्रिशिएशन। उसके लिए वर्ड क्या यूज होगा? एप्रिशिएशन। जैसे आप किसी को एप्रिशिएट करते हो, एप्रिशिएशन। बट डेप्रिशिएशन मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अब यहां पे बताइए मशीन की वैल्यू कितने से कम हो रही है? 2,000। तो क्या करोगे बच्चे? मशीन की वैल्यू को 2,000 से कम कर दो। मशीन की वैल्यू कितने से कम हो गई? 2,000 रुपीज से। किस वजह से कम हो रही है बच्चे? डेप्रिशिएशन। अब वो क्या है हमारे लिए?
एसेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है कि रेवेन्यू है? हाँ मेहनत तुम बोल रहे थे। एसेट मतलब मैंने एसेट लेके आया, अब उसकी वैल्यू कम हो रही है, वैल्यू कम हो रही है मतलब क्या, मेरी एसेट बन रही है क्या? तो हाँ, तो डाउन हो रही है तो एसेट कहां से बन रही है? एसेट की वैल्यू डाउन हुई तो उसको तो मैंने लिख दिया, पहला इंपैक्ट। दूसरा इंपैक्ट क्या हो रहा है? एसेट की वैल्यू डाउन हुई तो मैंने उसको यहां पे लिख दिया। दूसरा इंपैक्ट क्या लिखूं? लॉस हो रहा है। अगर कोई भी एसेट की वैल्यू डाउन होगी तो आपके लिए क्या है? वो लॉस है ना। वो आपके लिए क्या है? खर्चा है, एक एक्सपेंस है या एक लॉस है। और लॉस को क्या करते हो बच्चे? कैपिटल में से माइनस होता है, तो ये आपका कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो न्यू इक्वेशन में क्या क्या बन जाएगा विनीत, अब बताइए, बैठ के बताओगे। और न्यू इक्वेशन में क्या क्या हो रहा है? 32,500 का मेरे पास क्या है? कैश है। और 18,000 रुपीज का क्या है मेरे पास? आई थिंक स्टॉक है ये। और 18,000 रुपीज की मेरे पास अभी क्या है? मशीन है। और लाइबिलिटी साइड मेरा कुछ नहीं है, नील। और तीसरा 68,500 से क्या है मेरा? लाइबिलिटी है। और ये आपका खत्म हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे भी खत्म नहीं होता पूरा सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे अब आपको लिखना पड़ेगा क्या? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। टोटल एसेट कितने का हो गया बच्चे? 32,500, 18 और 18 कितना हो जाएगा? 68,500। लाइबिलिटी कितनी है मेरी? नील। प्लस कैपिटल कितना है? 68,500। क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड टैली हुआ? ये समझ में आया? प्रेजेंटेशन अब समझ में आया तुम लोग को तीनों को अच्छे से कि मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? बनाइए इसको। कौन सा क्वेश्चन में थे अपन? क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब 7 स्टार्ट करते हैं। अक्रूवल कॉन्सेप्ट हमारा हो गया था, अब मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अक्रूवल कॉन्सेप्ट सिर्फ बोलता है जिस साल का एक्सपेंस है और जिस साल की इनकम है उसी साल आप रिकॉर्ड करिए। फॉर्मेट बना लीजिए क्वेश्चन 7 का। आई थिंक आप लोगों ने बना रखा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी फॉर्मेट बना के रख लो जितना देर में मैं बना रहा हूँ। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। और कात्यानी तुमने क्यों लिया है भाई? कोई कॉलेज का देख के पता करके बताना मेरे को। एसआरसीसी में नहीं है ऐसा। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए वहां पे सीयूईटी का एग्जाम होता है, उस सीयूईटी में मैथ्स रहता है, बट उसके लिए 11th-12th में मैथ्स कंपलसरी है इकोनॉमिक्स ऑनर्स पे। एसआरसीसी अच्छा है, इसने रिसर्च करके बैठा है, इसको कॉलेज का नाम पता है, मैडम को कोर्स का नाम पता है, और इसका कहना है कि उसमें रहता है। माइट भी हो सकता है, बट एक बार कंफर्म करना इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एकदम वो रहना कि हाँ भाई रहता है सर, इसलिए वो चीजें हो रहा है। अच्छा चीज तुमने बताया, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए माइट भी 80% चांसेस है जो तुम कह रहे हो कि मैथ्स कंपलसरी है। जैसे 4 साल पहले एकदम कंपलसरी था, एसआरसीसी में या ड्यू के कोई भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए तो मैथ्स होना कंपलसरी है। बट अब वो लोग क्या बोलते हैं, आप सबके लिए बोल रहा हूं, आप लोग को 12th के बाद जो करना है, देखिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको। 11th और 12th तो पढ़ना ही पढ़ना है। और अगर कोई अच्छे कॉलेज में जाना है, आप लोग का 12th होगा कब बताइए? आपका 12th का बोर्ड एग्जाम कब होगा?
वो होगा मार्च 2025 में। एग्जाम कब होगा 12th का? मार्च 2025। अगर आपको कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो हर एक कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। और एंट्रेंस एग्जाम कब होगा? जिस दिन 12th बोर्ड का पेपर खत्म होगा उस दिन से मान के चलिए 30 to 40 डेज के अंदर सारे अच्छे कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम हो जाते हैं। और इवन कोई अच्छे कॉलेज ऐसे हैं जो 12th के बोर्ड एग्जाम से पहले अपना एंट्रेंस एग्जाम ले लेता है। अब वो एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछेगा? उनका खुद का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो। अब उसमें सब्जेक्ट क्या होते हैं? उसमें सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, जीके, मैथ्स और रीजनिंग। ये 3-4 सब्जेक्ट हर कॉलेज पे मिलेंगे। अब इसमें आपको इंग्लिश, जीके, रीजनिंग पढ़ लोगे, मैथ्स में आके फंसते हो। अब जो आप 11th-12th में मैथ्स पढ़ोगे और जो एंट्रेंस एग्जाम का मैथ्स है वो दोनों में फर्क बहुत है। मतलब आपको 11th-12th कॉमर्स के 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ्स लियो तो मैथ्स एक सब्जेक्ट पढ़ना है, साथ के साथ आप सबको क्या पढ़ना है? अगर कॉलेज जाना है तो एंट्रेंस एग्जाम पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं पढ़ोगे तो 12th के बाद बहुत प्रॉब्लम होनी है। अगर कॉलेज जाना है, अच्छे कॉलेज, अगर आपको सीए, सीएफए, सीएस या सीएमए वगैरह करना है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप 11th-12th पूरा फोकस करो। क्योंकि 12th जो मार्च 2025 में होगा तो अगर आप सीए वगैरह करोगे तो यहाँ पे आपको 8 मंथ मिलेगा पढ़ाई करने के लिए। आपका एग्जाम होगा नवंबर दिसंबर में, तो आपके पास 7-8 महीना रहता है, तो आप उस टाइम पे बड़े आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों हो रही है एंट्रेंस में? क्योंकि सिर्फ 30-40 दिन बाकी रहते हैं और वहां पे मैथ्स मिल जाता है आपको। और यहाँ का मैथ्स और 11th-12th का मैथ्स बहुत फर्क है कि आप 11th-12th जब पढ़ रहे हो उसके साथ साथ एंट्रेंस की भी तैयारी करने चालू कर दो। जैसे जो बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा होगा, तुम लोग सब 10th पास आउट हुए हो, अभी आप लोग के ग्रुप में कोई नीट वाला होगा, कोई जेई वाला होगा, कोई मेंस वाला होगा, उनकी पढ़ाई को देखना। वो लोग किस तरीके से पढ़ रहे हैं? 11th-12th अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई कर रहे हो, साथ के साथ क्या पढ़ रहे हैं वो लोग? एंट्रेंस भी तो चालू कर दिए ना। सेम विथ कॉमर्स स्टूडेंट, आप लोग को भी एंट्रेंस पढ़ना चाहिए, ये स्कूल टीचर कोई नहीं बताता है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं करोगे और आप लोग को कोई कॉलेज जाना है, अच्छे कॉलेज, तो आप लोग को 12th के बाद कितना दिन मिलेगा? सिर्फ 30-40 दिन, और यहाँ पे आप एंट्रेंस को क्रैक नहीं कर पाओगे। इसके ऊपर भी मेरी एक दो क्लास पूरी रेगुलर रहती है जिसमें मैं आप लोग को पूरा एंट्रेंस वगैरह के बारे में बताऊं, बट वो कभी बताऊंगा। आज ऐसे ही मैथ्स की बात हुई कि बच्चे तुरंत क्लास में आए तो मैं ये बात किया। और जो बच्चे तुम लोग मैथ्स पढ़ रहे हो, तुम लोग को है कि अच्छे कॉलेज मिले, तो तुम लोग को सिर्फ, मैं ये धोखे में नहीं रखना चाह रहा, ना बोल रहा हूँ कि तुम लोग मैथ्स ड्रॉप करो या सारे बच्चे जो मैथ्स नहीं है तुम लोग मैथ्स लो। अगर तुम लोग को अच्छे कॉलेज जाना है तो खाली मैथ्स लेने से कुछ नहीं है, फिर आप लोग एंट्रेंस की भी तैयारी करो। अब बोलोगे सर एंट्रेंस की तैयारी कहाँ से करें? उसके लिए ऑनलाइन कोचिंग करो। क्योंकि जो एसआरसीसी क्रैक करेगा, जो किरोड़ीमल कॉलेज क्रैक करेगा, जो बड़ी कॉलेज क्रैक करना है, अब उन बच्चों को आप ऑफलाइन पढ़ाओ या ऑनलाइन पढ़ाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑनलाइन मोड बहुत अच्छा है पढ़ने वाले बच्चे के लिए। ऑनलाइन में प्रॉब्लम किसको है? जो नालायक बच्चे, जो स्कूल में नहीं पढ़ा रहे। स्कूल में ऑनलाइन एक अलग लेवल का होता है, वहां पे कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, टीचर अच्छे से नहीं बता रहा है। बट आप एंट्रेंस एग्जाम पढ़ोगे तो टीचर्स बहुत अच्छे मिलेंगे। मतलब कोई बोल रहा है कि सर मेरे को एसआरसीसी जाना है, यहाँ पे तो बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होगा एसआरसीसी क्या है। अभी पूछूंगा एसआरसीसी क्या है तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि एसआरसीसी क्या है। हाँ भाई हरमन, एसआरसीसी अचल नहीं पता। हाँ भाई भास्कर, सर हम तो केन कॉलेज वाले, कहा है एसआरसीसी का सपना दिखा रहे हो इधर उधर का। हाँ भाई मैडम लवी, क्या नाम, मन्नत, इधर है ना मैडम। एशिया की बेस्ट कॉमर्स इस कॉलेज है ये, एशिया की, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। एशिया की बेस्ट कॉलेज है एसआरसीसी, जो कि कहाँ पे है? दिल्ली में। जो कौन सी यूनिवर्सिटी के आता, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है? डीयू के अंदर। अभी तो आप बच्चों को ये भी नहीं पता है कि यूनिवर्सिटी क्या होती है और कॉलेज क्या होता है। जैसे बोर्ड होता है ना, सीबीएसई बोर्ड, सीजी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, इस टाइप के, आईबी होता है, तो इस बोर्ड के अंदर बहुत सारी कॉलेजेस है।
वैसी इंडिया में यूनिवर्सिटी बोर्ड के अंदर बहुत सारे स्कूल्स है, जैसे सीबीएसई के अंदर कोरबा में कौन कौन सी स्कूल है, डीपीएस, एनटीपीसी, बाल्को, एनईपीएस, जेवियर, जितनी भी मैक्सिमम स्कूल है किसके अंदर है, सीबीएसई के अंदर। कुछ कुछ स्कूल किसके अंदर है, सीजी बोर्ड के अंदर है। वैसे ही यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या आते हैं बच्चे, बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। ऐसे इंडिया में कम से कम 300-400 यूनिवर्सिटीज है। उस 300-400 यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। तो एसआरसीसी जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, और एसआरसीसी का फुल फॉर्म है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एशिया की वन ऑफ द बेस्ट, और रैंकिंग में देखोगे तो फर्स्ट रैंक और सेकंड थर्ड रैंक में आगे आगे पीछे होते रहते हैं वो लोग। टॉप कॉलेजेस है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली में। ये आप लोग का ड्रीम होना चाहिए कि मेरे को सर यहाँ एडमिशन लेना है। जैसे उस बच्चे ने बोला मेरे को क्या करना है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है फ्रॉम एसआरसीसी, और उसको है कि वहां पे मैथ्स कंपलसरी है। एक बार नेट पे फिर भी कंफर्म कर लेना कात्यानी, और होगा ना तो मेरे को भी व्हाट्सअप करके जरूर बताना कि सर ये रहा। और जो भी जहां पे भी वेबसाइट पे पढ़ोगे जो आर्टिकल होगा वो लेटेस्ट आर्टिकल होना चाहिए, इस टाइप का नहीं कि वो 5 साल पुराना आर्टिकल पढ़ रहे हो। ठीक है, एसआरसीसी आप सब लोगों का ड्रीम होना चाहिए श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली, अगर जिसको कॉलेज करना है। करना क्या है मन्नत मैडम, एमबीए करना है। एमबीए से पहले क्या करना पड़ेगा, एमबीए से पहले पढ़ाई, पढ़ाई तो बचपन से कर रहे हो। एमबीए आपकी मास्टर कोर्स है, ठीक है। उससे पहले क्या करना पड़ता है, बैचलर कोर्स जो 3 साल का है। बैचलर से पहले क्या रहता है, स्कूल, मतलब स्कूल के बाद आपका 3 साल का ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन बैचलर कोर्स होगा 3 साल का, फिर 2 साल का मास्टर्स होगा। तो तुम बोल रहे हो एमबीए करना है, पर पहले 3 साल का सोचो कि ग्रेजुएशन कहाँ से करना है। उसको टारगेट बना के रखो अभी से, क्योंकि तुम लोग की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगर अभी नहीं हुई है ठीक है, मतलब तुम लोगों के पास 1 आध महीना है स्टार्ट करने के लिए। तुम्हें क्या करना है मैडम, कुछ सोचे हो? नहीं सर क्या सोचना अभी से। हाँ हाँ, क्या बोले, बाद में बताऊंगी। बट जो करना रहता है ये रहना चाहिए कि ओपनली ये चीजें रहे। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है, बल्कि वो और अच्छा है। मैं तो बोलता हूँ कॉमर्स के बच्चों को कुछ आउट ऑफ बॉक्स करना चाहिए, कुछ अलग से। जैसे उस दिन एक बच्ची थी क्या बोल रही थी, कलनरीज आर्ट करना है, कौन था वो, हाँ पंखुड़ी थी, कलनरीज आर्ट है। कई लोग बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, कोई म्यूजिक में जाना चाह रहा है, कोई डांस में जाना चाह रहा है, बिल्कुल करो। एक बच्ची 12th की है, बोलती है मेरे को मेकअप आर्टिस्ट बनना है, और पूरा रिसर्च करके बैठी है इंडिया के बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट कौन है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्या बोल रहा है पहला पॉइंट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ₹50,000 रुपीज। विनीत इसमें क्या क्या हो रहा है बच्चे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, पहले इसको हिंदी में मतलब समझोगे क्या हो रहा है, फिर उसका डबल इंपैक्ट देखोगे, एसेट साइड क्या है, लायबिलिटी साइड क्या है, और कैपिटल साइड क्या है। हाँ हाँ, तो मेरे पास से अब मत सोचो, आप मेरे को अपने आप को जो बोल रहे हो अपने आप को एज अ बिजनेस मानो। आप ओनर मत समझना अपने आप को, जब भी आप मेरा को बोल रहे हो तो आप क्या हो, बिजनेस हो, क्योंकि अपन अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, बिजनेस की कर रहे हैं। तो मैं मतलब हमेशा कौन हो गए बच्चे, बिजनेस, अदरवाइज दिक्कत होगी फिर। मतलब बिजनेस के पास क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, कहां से कैश आ रहा है, ओनर ने लगाया। तो कैश बिजनेस के लिए क्या है बच्चे, कैश बिजनेस के लिए कैपिटल है, कैश बिजनेस के लिए क्या है बच्चे, एसेट है। कैश बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है। अब ये कैश कहां से आया, मेरे पास ये कैश मेरे ओनर ने दिया, तो कैश मेरे लिए क्या है बच्चे, कैश मेरे लिए, फिर कैपिटल है बोलते हो यार, कैश मेरे लिए क्या है, एसेट है। मेरे पॉकेट में जो कैश है वो क्या है मेरे लिए, एसेट है। ये मेरे पर्स में, ये तो डुप्लीकेट नोट, इसमें जो रियल नोट होगा बताइए ये पैसा किसका है, मेरा है ना, मेरा है, मतलब क्या है मेरा, ये एसेट है। बट ये पैसा कहां से आया, बिजनेस पे, ओनर ने लगाया, और ओनर जो पैसा को लगाता है उसको क्या बोलेंगे अपन, कैपिटल। तो ये 50,000 रुपीज कहां से आया बच्चे, कैपिटल का आया।
तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हुआ। समझ आया? अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे टैली हुआ। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे, सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? सैलरी पेड ₹2000, सैलरीज पेड ₹2000। रिया बताइए, सैलरी पेड ₹2000 में तुम्हारे दिमाग में क्या इन जनरल चीजें आ रही है? अगर तुम सैलरी पे करोगे तो दो इफेक्ट हो रहा है उसका, क्या क्या हो रहा होगा तुम्हारे हिसाब से? जोर से बोलो। हाँ, और सैलरी देना और सैलरी मिलना, तुम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो। तुमने अपने स्टाफ को 2000 रुपए सैलरी दिया, इसमें दो चीजें हो रही होगी, क्या क्या चीज हो रहा है? पैसा गया। देखिए मैं तुमसे क्यों पूछ रहा हूं, ताकि बाकी सारे बच्चे सुने। बच्चा फर्स्ट क्लास अगर कॉमर्स की अटेंड कर रहा है तो वो क्या क्लिक कर रहा है एक ट्रांजेक्शन से? हो क्या रहा है? हमारे पॉकेट से कैश गया, मतलब मेरा कैश क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कैश कम होगा तो कैश को आप क्या कर दो बच्चे, यहां से कम कर दो। मेरे पास कितना रुपए कैश था पहले? 50,000। उसमें से कितना रुपए कम हो गया बच्चे? 2,000 रुपए। तो मैंने इसीलिए कैश में से 2,000 माइनस कर दिया। और ब्रैकेट में लिख रहे हैं मतलब क्या हो रहा है? अपन क्या कर रहे हैं? माइनस। अकाउंट्स में ब्रैकेट मतलब माइनस। अब ये पैसा कहाँ गया? किसको दिया मैंने? स्टाफ को दिया। सैलरी, सैलरी मेरे लिए क्या है बच्चे? एक्सपेंस है। और एक्सपेंस का क्या करते हैं मन्नत? कैपिटल में से माइनस। तो यहाँ पे कैपिटल से भी माइनस कर दो उसको। इधर कैश माइनस होगा और क्या माइनस होगा? कैपिटल माइनस होगा। तो क्या बन जाएगा बच्चे मेरे पास? एक ये मेरे पास बन जाएगा ये न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में मेरे पास कैश कितना बचा हुआ है? 48,000। लाइबिलिटी मेरी कुछ है नहीं। कैपिटल कितने का बचा हुआ है? 48,000। भास्कर कुछ समझ आया? तुम्हारी भी एक तरीके से फर्स्ट क्लास ही है ये। समझ आया क्या किया मैंने? अब है मेन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये पूरा एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है अच्छे से देखना। थर्ड पॉइंट बोला जा रहा है वेजेस आउटस्टैंडिंग। क्या बोला जा रहा है? वेजेस आउटस्टैंडिंग। कितने रुपए का वेजेस आउटस्टैंडिंग है बच्चे? 200 रुपीज का वेजेस आउटस्टैंडिंग है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आ गया। वेजेस आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब क्या हो रहा है इशिका? वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब नहीं पता मत बोलना। पिछले 3 दिन से मैं तुम लोग को अक्रूवल कॉन्सेप्ट ही पढ़ा रहा हूँ। हाँ, एब्सेंट थे क्या तुम लास्ट क्लास? तो रिकॉर्डिंग दे देखे थे। और एब्सेंट क्यों थे? क्योंकि घर में गेस्ट आए थे। नालायक, है ना? घर पे गेस्ट आए थे तो छुट्टी कर दोगे, मतलब पढ़ाई का लॉस कर दोगे। हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं तब तो मैं और बाहर निकलता हूँ, भाई मेरे को ये काम है, जाने दो। हाँ, अच्छा तुम एब्सेंट थे, उसके बाद रिकॉर्डिंग भी नहीं देखे होगे जो मैंने यूट्यूब में। हाफ यार, 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग में भी हाफ देख रहे हो। और उसी उसी की जगह कोई वेब सीरीज देखना रहता तब चालू करोगे, एक एपिसोड देखना, पूरा का पूरा सीरीज देख दोगे एक बार एक सीटिंग में। और क्लास देखना है तो 1.5 घंटे की क्लास में भी हाफ देख रहे हो। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? जितिशा। हाँ बताइए। वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब पैसा ड्यू है, मुझे अपने स्टाफ को 200 रुपए दे देना चाहिए था बट मैंने नहीं दिया। तो क्या क्या इंपैक्ट हो रहा है इसका मन्नत? लाइबिलिटी है, ठीक है। कैपिटल से क्या करेंगे? प्लस माइनस, क्यों? हम्म जो अभी मैंने अभी अभी बताया स्टाफ को लेके आप लोग के घर पे, ध्यान देना रिया सामने। तुम ये मत सोचो कि मेरा नहीं हुआ है। मेरी क्लास का अगर 10% भी समझ में आ रहा है तो वो चीज सीख के जाओ आज। अभी अभी मैंने बताया कि आप लोग के घर में एक स्टाफ है जिन्होंने मई मंथ का काम किया। उसकी सैलरी कितनी है? 200 रुपए। बट आप पेमेंट कब कर रहे हो उसको? जून में। तो मई महीने के लिए आप क्या बोलोगे? वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹200। बताइए खर्चा कब का है वो? मई का है कि जून का है? मई का है। एक्सपेंस तो हो गया ना वो। तो एक्सपेंस को हम क्या करेंगे बच्चे? कैपिटल में से
माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे लिए क्या है बच्चे, ये एक्सपेंस है। अगर आपने पे नहीं किया है तो भी क्या है आपके लिए, एक्सपेंस है वो। समझ में आया? अगर मैं इसको कैश में पे कर देता तब क्या होता, मेरा कैश माइनस हो जाता। बट आद्या बताओ, क्या मैंने कैश में पे किया है वेजेस को? तो क्या क्या बनेगा, एक्सपेंस तो हो गया। सेकंड इंपैक्ट क्या बन रहा है, लाइबिलिटी। मेरे लिए क्या हो गया बच्चे, एक टेंशन हो गया, एक लाइबिलिटी हो गई कि मुझे मेरे स्टाफ को क्या है, 200 रुपए पे करना पड़ेगा इन फ्यूचर। तो मेरे लिए क्या बन जाएगा बच्चे यहाँ पे, लाइबिलिटी। क्या नाम से लाइबिलिटी बनेगी, आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेजेस आउटस्टैंडिंग कितने रुपए से, 200 रुपए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड आप 200 रुपए माइनस किए, 200 रुपए प्लस किए, मतलब इंपैक्ट क्या आया, नील। लेफ्ट साइड इंपैक्ट क्या है, नील, मतलब टैली हुआ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब इसको अपन कर देते हैं क्लोज, और क्या बन जाएगा आपका ये, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में कैश कितने का है बच्चे, 48,000। लाइबिलिटी कितने का है मेरा, 200 रुपए आउटस्टैंडिंग वेजेस। और कैपिटल कितने का है बच्चे, 47,800। कितना है, 47,800। समझ में आया? आया है ना मैडम समझ में? रिकॉर्डिंग देखे थे, लवी देखे तो तुम सही सही बताना, अभी पूछूंगा फिर दोनों से। देखे हो रिकॉर्डिंग, अक्रूवल कॉन्सेप्ट जो भेजा था? हाँ, अच्छे से समझ में नहीं आया? रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी नहीं आया? क्लास में तो मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया था उस दिन, रिकॉर्डिंग में भी डाउट है? ठीक है, वो हो जाएगा क्लियर। मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना? जिस साल का एक्सपेंस है उस साल रिकॉर्ड करना है, और जिस साल की इनकम है उस साल रिकॉर्ड करना है, वेदर रिसीव्ड और नॉट। यहाँ तुम्हें ही नहीं, यहाँ बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा। और बहुत कॉमन सेंस ये, अगर अक्रूवल कॉन्सेप्ट समझना है तो आप सिर्फ एक घर के स्टाफ को लेके समझ लो। समझ रहे हो? तो उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4 अभी समझा दूंगा धीरे धीरे करके, बहुत लोगों को डाउट है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। क्या है पॉइंट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ₹100। इसका मतलब क्या हो रहा है लवी? हम्म, हाँ, मतलब हमें इंटरेस्ट पे कर देना चाहिए था बट मैंने पे नहीं किया है। लाइक मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया है बट मैंने पे नहीं किया है। समझ में आया? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। तो ये क्या क्या बनेगा इसमें, क्या क्या होगा, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड एक लाइबिलिटी बनेगी। बस आ गया तुम्हें अक्रूवल कॉन्सेप्ट? यार तुम बोलते हो कंफ्यूजन है, ये चीज क्लियर होना चाहिए कि बन क्या रहा है ये मेरे लिए, एक लाइबिलिटी और एक्सपेंस है कि नहीं है? ये एक्सपेंस है, बिल्कुल मेरा एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि वो इस साल का इंटरेस्ट है और हमने पे नहीं किया है। तो इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड में दो इंपैक्ट क्या क्या आ रहा है, एक मेरा क्या है बच्चे, ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो क्या करेंगे अपन, कैपिटल में से माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऐसी चीज है बच्चे जो इंटरेस्ट आपको मिलेगी भी, अगर मिलेगा तो आप लोग के लिए क्या है वो, इनकम। क्योंकि आपने किसी को लोन दिया, अगर आप किसी को लोन दोगे तो आपको क्या मिलेगा उसके बदले में, इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आपने बैंक से लोन लिया तब इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट एक ऐसा चीज है जो आपके लिए एक्सपेंस भी हो सकती है, आपके लिए इनकम भी हो सकती है। तो इस केस में आपने कैसे समझा कि ये एक्सपेंस है? हाँ बोलो, हाँ जो भी बोलो, हाँ बोलो, तुम बोलो। हाँ, क्योंकि पेड नहीं हुआ। इतना डर डर के क्यों बोलते हो यार, एकदम वो बोलो कॉन्फिडेंटली कि पेड नहीं हुआ है। पेड वर्ड लिख दिया ना, मतलब मुझे पे करना चाहिए था, मैंने पे नहीं किया। और पे करना है तो क्या है मेरे लिए वो, एक्सपेंस की बात कर रहा है। अगर इनकम की बात करता तब वर्ड क्या यूज होता, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो क्या है बच्चे मेरे लिए, ये सबसे पहले तो एक एक्सपेंस है, और दूसरा क्या हो रहा है भास्कर, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड में लाइबिलिटी बन रही है।
समझ में आया? यहाँ पे लिखोगे क्या, लायबिलिटी साइड एक कॉलम बन जाएगा, क्या नाम से कॉलम बन जाएगा, इंटरेस्ट ड्यू या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट ड्यू लिख देता हूं यहाँ पे। अब थोड़ा सा स्पेस मैनेजमेंट पे प्रॉब्लम आएगा, वो हो जाएगा धीरे धीरे ठीक। तो ये मैंने लिख दिया इंटरेस्ट ड्यू का एक लायबिलिटी साइड कॉलम बना लिया, और ये अब यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो क्या बनेगा बच्चे, ये न्यू इक्वेशन। कैश कितने का है 48, वेजेस आउटस्टैंडिंग कितने का है 200, इंटरेस्ट ड्यू कितने का है 100, और कैपिटल कितने का है 47,700। समझ में आया? अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 बना लिए ना तो बड़े आराम से अकाउंटेंसी बन जाएगी आपसे। आप लोग दौड़ो मत, भागो मत कि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करना है, सर से पहले करना है, सर के बाद करना है। अब मैं समझा रहा हूं तब बच्चे लिख रहे हैं, लिखिए मत यार प्लीज। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई रेस नहीं चल रही है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बनाना है। रेस तब करना जब आपका एक बार कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। पहले आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। समझ रहे हो? तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4। अब लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, रेंट पेड इन एडवांस। रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस ₹150। रेंट पेड इन एडवांस ₹150। भास्कर क्या हो रहा है इसमें? रेंट पेड इन एडवांस का हिंदी में मतलब क्या हो रहा है? रेंट पेड इन एडवांस हिंदी में इसका मतलब टाइम से पहले हमने पे कर दिया है। क्या पे किया है? रेंट पे किया। और रेंट मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस होता है, बट मैंने पहले से पे कर दिया है। ये हमारा बिजनेस है, ये बिल्डिंग सपोज रेंटेड बिजनेस है, हमने रेंट जो है 150 रुपए पहले से पे कर दिया। इसमें डबल इंपैक्ट क्या क्या हो रहा है भरत? कैश ऐड होगा। कैश में कैसे भाई साहब? पेड कर दिए। हाँ तो पे कर दिया मतलब कैश मेरे पास थोड़ी ना आ रहा है यार। मैंने बोला कि मैंने किसी को पे कर दिया है, तो कैसे मेरे पास कैश आ रहा है? वो तो आएंगे बाद में। कैश क्या होगा आपका? माइनस होगा। प्लस कैसे हो सकता है? प्लस तो बिल्कुल नहीं होगा। समझ में आया? प्रीपेड रेंट, आपने रेंट पहले से पे कर दिया है, तो आपका कैश क्या हुआ बच्चे? 150 से कम हो गया। और क्या हो रहा है दूसरा इंपैक्ट? हाँ आप बताओ भरत, दूसरा इंपैक्ट। हाँ, क्यों? अच्छा हरमन, ठीक है। इधर मन्नत, वही क्या होता है? हाँ, प्रीपेड रेंट मतलब एक एसेट साइड एक कॉलम बन जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर आप पहले से किसी को पेमेंट कर दोगे तो आपके लिए क्या है बच्चे? वो एसेट है। समझ में आ रहा है? सपोज आप लोग 11th पढ़ रहे हो, मेरे को 12th का साई कोचिंग सेंटर को पहले से पेमेंट कर दो, तो आप लोगों के लिए क्या है? वो एसेट हो गया ना। आप बोलोगे भाई मैंने तो पहले से पेमेंट कर दिया है, वो आपका फीस है, आपका पेमेंट है। समझ में आ रहा है? तो अगर आप किसी को एडवांस में पे करोगे तो आपके लिए क्या है मैडम? हाँ जी, कुछ समझ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, पीछे बोल रहा हूँ, फर्स्ट क्लास है जिसकी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, सिर्फ सुनो अभी बात, और कुछ नहीं। अभी मैडम बोल भी रही है मेरे को आ रहा है, बट कुछ नहीं आ रहा होगा उसको। कहाँ से आएगा? 4-5 क्लास हो गई है, थोड़ा बैकअप देना पड़ेगा फिर वो होगा। तो क्या है हमारे लिए ये बच्चे? एसेट है। तो ये हमारे साथ एक एसेट साइड लिखाएगा, क्या नाम से लिखाएगा बच्चे? प्रीपेड रेंट। क्या नाम से लिखाएगा? प्रीपेड रेंट। कितने रुपए से लिखाएगा? 150 रुपीज से ये बन जाएगा। अब ये हमारा न्यू इक्वेशन ये क्लोज हो जाएगा। क्वेश्चन में इतना ही बोल रहा है, तो न्यू इक्वेशन में क्या क्या आएगा? 48 माइनस 150 कितना हो गया? 47,850 प्लस 150 रुपए का क्या है? प्रीपेड रेंट इज इक्वल टू 200 रुपीज का क्या है? वेजेस आउटस्टैंडिंग। 100 रुपीज का क्या था बच्चे? इंटरेस्ट ड्यू था। और 47,700 रुपीज का क्या था?
कैपिटल था। अब इसको यहाँ पे क्लोज करोगे तो क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसेट कितने का है मेरे पास 47,850 प्लस 150 कितने का हो गया 48,000। लाइबिलिटी कितने का है मेरे पास 300 और कैपिटल कितने का है 47,700। क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, सेम आ रहा है? तो ये सही है। ये तीन ट्रांजेक्शन जो था पॉइंट नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, आज तीसरी क्लास है जिस दिन मैंने क्वेश्चन 7 करवाया। आप लोग को याद होगा तो लास्ट टू लास्ट क्लास में चालू हुआ था क्वेश्चन 7। समझ रहे हो, सिर्फ 5 ट्रांजेक्शन में इतना टाइम लग गया। चलिए बनाइए इसको। फर्स्ट सेकंड ट्रांजेक्शन आप लोग करके बैठे थे, मैंने करवा दिया था आई थिंक। इसको नहीं किया तो दोबारा से कर लो, फिर से इसको बनाइए अब। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। बाप रे, टाइम भी हो जाता है पता नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 8, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, दिमाग लगाओ। सब बच्चे का पहला ट्रांजैक्शन सही है, बट देखिए आप लोग जो अमाउंट लिख रहे हो ये एक प्रेजेंटेशन का पार्ट है, और कसम खा लो कभी भी आप लोग अमाउंट लिखोगे तो कॉमा यूज करोगे। जैसे अगर 100 लिखना है तो ये हो गया, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, वंस टेंस 100 आ गया। ऐसे ही बोलते हैं ना, वंस टेंस 100। अगर 1000 होगा तो कैसे लिखाएगा, 1,30। समझ में आ रहा है, 1000। अगर आपको 10,000 लिखना है तो ये इस तरीके से लिखाता है 10,000, और अगर 1,00,000 रुपीज लिखना है तो ये इस तरीके से लिखाता है। पता है ना इतना तो तुम लोग को। ये होता है अमाउंट को सही लिखने का वे, और यहाँ पे कोई बच्चा इस चीज को यूज नहीं कर रहा है। जैसे आप 18,000 लिख रहे हो तो डायरेक्टली 18,000 लगा दे रहे हो। अगर आप कॉमा नहीं लगाओगे तो आपका कैलकुलेशन, जब आप प्लस करोगे ना आज से 1-2 चैप्टर के बाद, तो आपका कैलकुलेशन मिस्टेक होगा अगर आप कॉमा वर्ड यूज नहीं करोगे तो। 18,000 को आप ऐसे लिख रहे हो, जबकि लिखना कैसे चाहिए आपको, 18,000 को 18 कॉमा ये 30, ये ऐसा लिखाया जाता है अमाउंट एक्चुअल में। कात्यानी तो तुमने कैसे लिखा है, ये कॉमा यूज किया है कि डायरेक्टली लिखे हो? और हर वैल्यू पे होना चाहिए। समझ में आ रहा है, किसी में कियो किसी में नहीं कियो वो और गलत है। समझ रहे हो, आगे से कॉमा यूज करना एक एकदम हैबिट में लिया हो, कि अगर आप 10 लाख रुपए लिख रहे हो तो 10,000 कॉमा 000 ये इस तरीके से लिखाएगा। ये इंडिया में और स्पेशली एशिया में लिखाया जाता है ऐसे। अगर आप यूरोपियन कंट्री में देखोगे, अगर वहां पे 1,00,000 रुपीज लिखना है तो वहां पे बोला जाता है 100,000। यूरोपियन कंट्री में ऐसा लिखाया जाता है, और अगर इंडिया में लिखा जाए तो 1,00,000 को ऐसा लिखाएगा, यूरोपियन कंट्री में ऐसा लिखाता है। बट अभी पहले आप इंडिया लेवल पे तो पढ़ लो। समझ में आ रहा है, प्लीज ऐसा कॉमा जरूर लगाओ, नहीं तो आगे बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। अकाउंटेंसी में ये मेन चीज है कॉमा लगाना, ये बहुत ध्यान रखिए हमेशा फाइनेंशियल टर्म्स पे। अब जैसे मैंने बोला कॉमा हमेशा लगाना चाहिए। अब बच्चे कुछ अभी लगा लेंगे, बट आद्या को मैंने देखा कि जैसे मैंने कॉमा बोला उसने तुरंत अपने आप को रेक्टिफाई करना चालू कर दिया, कि जहां जहां पे कॉमा लगाना है वो बच्ची लगाने लग गई कॉमा। ये चीज रहना चाहिए। अब आगे आगे तो करोगे ठीक है, बट प्रीवियस जितना भी क्वेश्चन आपने बनाया है घर जाके पहले कॉमा लगाइए उसमें, सो डेट की गलती आगे अब हो नहीं है। ये बहुत ध्यान देना इस चीज के ऊपर, अदरवाइज क्या है आपको कैलकुलेशन मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांसेस। मुझे नहीं पता कि मैथ्स में कॉमा लगवाते हैं, ऐसे कुछ नंबर्स का कुछ रहता है तो मैथ्स में लगाते हैं। अभी जो 11th-12th मैथ्स पढ़ रहे हैं उनसे पूछ रहा हूँ। हाँ भाई लक्ष्य, मतलब 10th में पढ़ते थे तो कॉमा लगाते थे, यहाँ पे 10,000 लिखना था तो 10 कॉमा 000। हाँ, उतना सीरियसली नहीं लगाते, जबकि लगाना चाहिए। अगर आप कॉमा नहीं लगाओगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होने वाली है। अकाउंट्स में तो बिल्कुल लगाना आप ही। ठीक है, पहला पॉइंट आता है हरीश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मतलब बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ये सब कोई का सही है ना।
बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। इसमें क्या क्या हो रहा है बच्चे? बिजनेस के पास कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तब क्या होगा? आपका एसेट बढ़ जाएगा। कितने रुपए से? 18,000 से। कहां से आया बच्चे ये पैसा? कहां से आया? ओनर ने लगाया। तो ओनर जो पैसा को लगाता है उसको क्या बोलेंगे अपन? कैपिटल। ये सबका सही था, यहाँ पे कोई गलती नहीं किया इस चीज को। बोलोगे सर एक ही चीज तो सीखा है अभी तक हमने, है ना? फिर है परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। मैक्सिमम लोगों का गलत है। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000। या तो इसको दो अलग अलग ट्रांजैक्शन करके बना लो या एक सिंगल करके बना लो। पहले मैं दो अलग अलग करके समझाऊंगा, फिर एक सिंगल ट्रांजैक्शन में दोनों को करेंगे। पहला देखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹2,000। इसमें क्या क्या हो रहा है? परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000। इसमें क्या होगा बच्चे? आपका कैश माइनस होगा, कहीं कोई दिक्कत इसमें? और क्या होगा? स्टॉक आएगा। तो एसेट साइड क्या लिखूंगा मैं? स्टॉक कितने रुपए से? अब बच्चा स्टॉक में लिख ही नहीं रहा है कि हमारे पास गुड्स आ रहा है ना मैडम लोग? हमारे से कैश गया और क्या हुआ बच्चे? स्टॉक भी तो बना है। और क्या हो रहा है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर मैं क्रेडिट में 2,000 का गुड्स परचेज करूंगा तो क्या होगा लवी? और नहीं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उसमें क्या क्या हो रहा है? हाँ लक्ष्य, 3,000 कैश कहां से जाएगा यार? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 2,000, कैश कहाँ गया? इस कैश कहां से सोच लिए? अच्छा तुमने सोचा 5,000 का गुड्स कैश में, उसमें से 2,000 क्रेडिट, मतलब 3,000 कैश में। भाई ये एक अलग ट्रांजैक्शन है। परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000, ये 5,000 का हमने एक गुड्स कैश में परचेज किया और 2,000 का गुड्स क्रेडिट में परचेज किया। जैसे मुझे ये दो आइटम परचेज करना है, मुझे ये दो आइटम परचेज करना है, तो मैंने वाटर बॉटल किस में परचेज किया? कैश में। तब क्या हुआ? मेरे पास 5,000 की वाटर बॉटल आई और मेरे पॉकेट से कितना चल दिया? 5,000 कैश गया। तो ये एक ट्रांजेक्शन हो गया कि मेरे पॉकेट से 5,000 कैश गया और 5,000 का एक स्टॉक आ गया। कहीं कोई दिक्कत इसमें? दूसरा, मुझे ये एक और सामान परचेज करना है, बट इसको मैंने किस में परचेज किया है? क्रेडिट में परचेज किया है। तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ है ना मैडम? और हाँ, अचल स्टॉक बढ़ेगा। इसमें क्या रॉकेट साइंस है यार? इतना इजी चीज तो पढ़ रहे हैं। इसमें क्या हुआ? मैंने 2,000 का क्रेडिट में परचेज किया तो मेरे पास गुड्स कितने का आया? 2,000 का। क्या उसके उसके बदले क्या कैश गया क्या? किसमें परचेज किया मैंने? क्रेडिट में। क्रेडिट में परचेज करोगे तो क्या नाम से एक लायबिलिटी बनेगी? क्रेडिटर। कितने रुपए से? 2,000 से। तुम लोग इसमें कहाँ कंफ्यूज हुए पता नहीं। जब मैं क्रेडिट बोल रहा हूँ उसके बाद बोल रहे हो लायबिलिटी होगा और 3,000 कैश जाएगा बोल रहा है एक भाई साहब। एक मैडम बोल रही है 2,000 से लायबिलिटी बनेगा, दूसरा क्या होगा पता नहीं। क्या था मन्नत मैडम इसमें? ये सही था, बधाई हो, सही था। 7,000 लिखे हो स्टॉक में? हाँ भाई विनीत मैडम, क्या था इसमें? आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है अगर आपको बेसिक चीजें नहीं आ रही है तो। भाई आप पहले इसको हिंदी में समझिए, क्या हो क्या रहा है। आप लोग आगे आगे बढ़ते जाओगे और पहले का ही नहीं पता है तो करोगे कैसे? परचेज गुड्स फॉर कैश, इसमें क्या हो रहा है? मेरे पॉकेट से 5,000 रुपए गया और गुड्स कितने का आया? 5,000 रुपए का गुड्स आया। कहीं कोई दिक्कत इसमें? कुछ बच्चे कैश को आउटफ्लो कर दे रहे, स्टॉक नहीं लिख रहे। कुछ बच्चे स्टॉक में लिख रहे तो कैश आउटफ्लो नहीं कर रहे।
कुछ बच्चे यहाँ पे 3,000 कहाँ से आया, मेरे को तो अभी तक समझ नहीं आया 3,000 कहाँ से आ गया। अब ये दोनों को कंबाइंड कर सकते हो, देखो दोनों में कंबाइंड। मैंने बोला कि मैंने 5,000 का सामान कैश में परचेज किया और 2,000 का सामान किस में परचेज किया, मैंने क्रेडिट में परचेज किया। मेरे पास स्टॉक कितने का आया, 7,000। तो स्टॉक कितने से बढ़ेगा, मेरे पास 7,000 का स्टॉक आया। इस 7,000 में 5,000 तो मेरा कैश चला गया और 2,000 रुपए किस में आ जाएगा बच्चे मेरा, 2,000 किस में आ जाएगा मेरा, क्रेडिटर में आ जाएगा ये 2,000 रुपए। इस चीज को तुम लोग गलत कर रहे हो, और ये तो कुछ चीज नहीं थी यार, कुछ अच्छा मिस्टेक करो तो समझ में आता है। अभी तो बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मैं पोलाइटली, क्योंकि नया नया है। तुम लोग मत सोचना विनीत सर इतने प्यार से हमेशा इतना पेशेंटली पढ़ाएंगे क्या। मैक्सिमम बच्चों का यहाँ पे गलत था, इसीलिए मैंने रिया मैडम को अभी बोला कि तुम टेंशन मत लो, सब नालायक भरे हैं यहाँ पे, इस ट्रांजेक्शन को नहीं कर पा रहे। अरे सर नालायक कैसे बोल रहे हो सर, है ना, बड़ा खराब लग रहा होगा क्यों। हम्म, है तो है सर, इसमें बोलने वाली क्या बात है। हम्म। हाँ। अरे ठीक है यार, बाकी को बोल दे रहे हैं, मतलब कुछ गलती नहीं की हो पॉइंट नंबर थर्ड और फोर्थ में। हम्म। समझ आया पॉइंट नंबर सेकंड अच्छे से। चलिए कोई नहीं, अभी नया है, बिल्कुल गलती हो सकती है, बट प्लीज आप लोग सोचोगे कि मुझे अच्छे से करना है तभी होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। तुम लोग जाओगे घर कॉपी बंद करके रख दोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। कितना बचेगा मेरे पास कैश, 18 - 5 करोगे तो कितना बचेगा, 13,000। स्टॉक कितने का है, 7,000। क्रेडिटर कितने का है, 2,000। कैपिटल कितने का है, 18,000। सबने बनाया ये चीज को। पॉइंट नंबर 3, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4,000 कॉस्टिंग 2,400। इसको फिर भी कई लोगों ने सही किया, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज कितने रुपए का, 4,000, और कॉस्टिंग कितना है बच्चे, कॉस्टिंग है 2,400। मतलब 2,400 के गुड्स को मैंने कितने में सोल्ड किया, 4,000 में सोल्ड किया, है ना। मेरे से गुड्स कितने का जा रहा है, 4,000 तो कैश आ रहा है बच्चे, गुड्स मेरे से 4,000 का थोड़ी ना जा रहा है। मैंने 2,400 के गुड्स को 4,000 में बेचा। मेरे दुकान से स्टॉक कितना कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 2,400 मेरे दुकान से स्टॉक क्या हो रहा है, कम हो रहा है भाई। 2,400 रुपए का गुड्स, मेरे पास जो गुड्स 7,000 का था उसमें से 2-3 आइटम जो 2,400 का था उसको मैंने सोल्ड कर दिया। कितने में सोल्ड किया है, 4,000 रुपीज में सोल्ड किया है। तो कैश कितना आया मेरे पास, 4,000। जब आप सोल्ड करोगे तो तीन सिचुएशन हो सकती है, क्या क्या, या तो आपको प्रॉफिट होगा, या तो आपको लॉस होगा, या तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। यहां पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का, 1,600। तो 1,600 आपका प्रॉफिट कहाँ ऐड होगा, कैपिटल में ऐड होगा। ये आपका क्लोज हो जाएगा और क्या बनेगा यहाँ पे, न्यू इक्वेशन। कितना आ जाएगा, 13 + 4 17। 7 - 2,400 4,600 इज इक्वल टू 2,000 का क्रेडिटर, और इधर कितना आ जाएगा, 19,600 का कैपिटल। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, रेंट पेड 1,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200। ये दो ट्रांजेक्शन है इसमें, फोर्थ के अंदर रेंट पेड। आप एक साथ भी लिख सकते हो, मैं अलग अलग लिख देता हूं। रेंट पेड, रेंट पेड में क्या क्या इंपैक्ट हो रहा है यहाँ पे, रेंट पेड में क्या क्या इंपैक्ट होगा इस पे, अर्पित जल्दी बताओ जल्दी। हमारे से पैसा जा रहा है मतलब कैश क्या होगा, कम होगा, और क्या होगा, रेंट पेड, और क्या हुआ, पैसा गया, कैश आपने माइनस कर दिया, और
रेंट पेड, यार खाली मेरे पढ़ाने से नहीं होगा बच्चे। मैं आउटस्टैंडिंग प्रीपेड तक चल दिया और तुम लोग पे कर रहे हो, उसको नहीं बता पा रहे हो क्या होगा। तुम लोग घर पे नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं हो सकता, लिटरली बता रहा हूँ। मतलब जितना तुम लोग 10th तक बोरिंग हुआ है, आप लोग का और खराब हो जाएगी पढ़ाई अगर आप लोग घर पे अभी नहीं पढ़ो तो। अब इसमें क्या है यार, आप किसी को पैसा दे रहे हो तो कहीं तो जा रहा होगा, कुछ तो हो रहा होगा। अगर एसेट आता तो एसेट साइड प्लस करता, एक्सपेंस हो रहा है तो एक्सपेंस क्या होता है, कैपिटल से माइनस होता है। विनीत यहाँ पे क्या करेंगे, कैश गया और 1000 कैश गया, रेंट पेड किए, तो और क्या हो रहा है, 1000 अगर कैश पे करोगे तो क्या होगा उसके बदले, आदिया? क्यों? क्योंकि एक्सपेंस है भाई। 1000 रेंट पे कर रहे हो तो रेंट पेड क्या है मेरे लिए, एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है, अपन कैपिटल में से माइनस करते हैं, तो ये हमारा माइनस हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है बच्चे इसमें, दूसरा पॉइंट है हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग। आप दोनों को एक साथ भी लिख सकते हो, रेंट आउटस्टैंडिंग 200 रुपीज। आदिया बताओ इसमें क्या क्या होगा? हाँ, क्योंकि एक्सपेंस है तो कैपिटल से माइनस। रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब कि हमारा एक्सपेंस तो हो गया है बट मैंने पे नहीं किया है, तो एक्सपेंस है तो वो तो क्या होगा, वो कैपिटल में से माइनस होगा। और दूसरा क्या बन जाएगा बच्चे मेरा, लाइबिलिटी बन जाएगा। क्या नाम से लाइबिलिटी बनेगा, आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से यहाँ पे लाइबिलिटी बन जाएगा 200 रुपए से। ठीक है, अब इसको आप क्लोज करोगे तो क्या बनेगा यहाँ पे न्यू इक्वेशन, ये मेरा न्यू इक्वेशन बनेगा 16,000 का कैश, 4,600 रुपए का क्या था ये, गुड्स था, गुड्स था ना, हाँ स्टॉक है। क्रेडिटर कितने का है, 2,000 रुपए का ये, 200 रुपए का मेरे पास क्या है आउटस्टैंड, हाँ प्रतीक, कितना आ जाएगा ये, 18,400। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है, इसको टोटल करोगे तो कितना होगा, 2600 एसेट। लाइबिलिटी कितने का आ जाएगा बच्चे, लाइबिलिटी कितना आ जाएगा, 2,200, और कैपिटल कितने का आ गया, 18,400। बच्चे गलत है यार, मतलब जो बच्चे स्पेशली जो पहली क्लास से आ रहे हैं और तुम लोग नहीं बता पा रहे हो एक्सपेंस माइनस होगा और वो है, तो बहुत दिक्कत है। मैं तो आगे सोच रहा हूँ तुम लोग को एडवांस एंट्री में जाऊं, आप लोग को बेसिक एंट्री नहीं बन रही है अभी। आप लोग का होमवर्क आज और कल का, आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक